किसान भाइयों राम राम। किसान भाई, भारतीय कृषि में मैं लाखन सिंह मीणा आप सभी का स्वागत करता हूं। किसान भाई, आपको बताना चाहूँगा आज के इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में जानकारी देना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है, किस प्रकार से किसान भाई इस योजना से जुड़ सकते हैं और किस प्रकार से इस योजना का लाभ ले सकते हैं, और किसान भाइयों को कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और भविष्य में ऐसी समस्याओं का सामना ना करना पड़े उससे किस प्रकार से बचा जा सकता है, कौन कौन सी सावधानियां किसान भाइयों को बरतनी चाहिए, उससे संबंधित तमाम तरीके जो जानकारी है वो आपके साथ में शेयर करूंगा। और जो परेशानियां किसान भाइयों को आती है वो परेशानी ना हो, उनसे उनका समाधान अभी आपको इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि इस योजना के परीक्षार्थियों की दृष्टि से मैं बताना चाहूँगा सबसे पहले कि इस योजना की शुरुआत जो है कि 18 फरवरी 2016 से माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई थी। किसान भाई, इस योजना खरीफ 2016 से किसान भाई लगातार अपनी फसलों का बीमा करवा रहे हैं, यानी 8 साल पहले खरीफ 2016 से लगातार अपनी फसलों का बीमा करवा रहे हैं और इस योजना का लाभ भी ले रहे हैं। किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि इस योजना से खरीफ और रबी में किसान भाई अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। किसान भाई, अब हम बात करते हैं कि किसान भाई कौन कौन सी फसलों का बीमा करवा सकते हैं, जैसे कि रबी सीजन की कौन कौन सी फसलें होती है और खरीफ सीजन की कौन कौन सी फसलें होती है जिनका किसान भाई आसानी से बीमा करवा सकते हैं। किसान भाई, खरीफ की बात करते हैं तो जैसे बाजरा, ज्वार, मक्का है और मोठ, गुआर, चबला, उड़द, अरहर, सोयाबीन, तिल, धान, कपास, मूंगफली आदि फसलें होती हैं जिनके किसान भाई बीमा करवा सकते हैं। इनकी इकाई पटवार स्तर, तहसील स्तर होती है। उसी प्रकार किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि रबी सीजन की बात करते हैं, रबी सीजन में भी कुछ फसलें हैं जिनका किसान भाई बीमा करवा सकते हैं, जैसे कि अपने गेहूँ है, सरसों है, चना है, तारा मीरा है, जीरा, धनिया, इसबगोल, और उसके साथ साथ में जैसे मेथी, रबी मक्का और मसूर जैसी फसलें हैं जिनका किसान भाई आसानी से बीमा करवा सकते हैं। किसान भाई, जैसे खरीफ में पटवार स्तर और तहसील स्तर इकाई होती है, उसी प्रकार रबी में भी पटवार स्तर और तहसील स्तर इसकी जो इकाई होती है किसान भाइयों। अभी मैंने आपको फसलों के बारे में बताया, लेकिन किसान भाई को बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि आप ये सभी फसलें बताई जो कि हर एक ज़िले में इन फसलों का किसान भाई बीमा करवा सकते हैं। कौन से ज़िले में तहसील स्तर पर और पटवार स्तर पर अलग अलग दोनों पर कौन कौन सी फसलें अधिसूचित है, जो फसलें आपके पटवार हल्के पर, आपके तहसील स्तर पर जो फसलें अधिसूचित है, किसान भाई उन्हीं फसलों का बीमा अपनी तहसील में, अपने पटवार हल्के पर स्तर पर करवा सकते हैं। ये मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि आप हर ज़िले में जो फसलें हैं, कुछ फसलें ऐसी होती है कि कुछ क्षेत्र विशेष में होती है, कुछ फसलें ऐसी होती है कि सभी जगह पर होती है। तो ये अधिसूचित फसलें राज्य सरकार जिन क्षेत्र में जिस फसल को अधिसूचित फसल करती है उसी फसल का किसान भाई बीमा करवा सकते हैं। किसान भाई, उसके बाद में हम बात करते हैं कि कुछ किसान भाइयों के सवाल होते हैं कि कौन कौन किसान भाई इस योजना से जुड़ सकते हैं, अर्थात कौन कौन से किसान भाई जो कि इस योजना के माध्यम से अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। किसान भाइयों को बताना चाहूँगा, किसान भाइयों अब इस योजना से कोई भी किसान भाई जुड़ सकता है, जैसे गैर ऋणी, ऋणी किसान भाई और बटाईदार किसान भाई। ऋणी किसान भाई, ऋणी जो किसान भाई होता है वो कौन होता है, जो जिन किसान भाइयों ने केसीसी लोन ले रखा हो, ऋण ले रखा हो, या कोई भी जैसे प्राइवेट बैंक है या नेशनलाइज बैंक है या फिर कोई कोऑपरेटिव बैंक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी से, कहीं से भी जिन किसान भाइयों ने लोन ले रखा है वो ऋणी किसान भाई होते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा किसान भाइयों की, जो ऋणी किसान भाई होते हैं उनके किसानों का जो बीमा होता है उसमें जो प्रीमियम कटता है वो उनके लोनी जो अकाउंट होता है या ऋण जो खाता होता है, केसीसी अकाउंट होता है, उसी से प्रीमियम काटा जाता है। उसके बाद में जैसे गैर ऋणी किसान भाई कौन होते हैं, जो जिन किसान भाइयों ने लोन नहीं ले रखा है, केसीसी नहीं ले रखा है, वो गैर ऋणी किसान भाई होते हैं। वो किसान भाई भी अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। उनके लिए कुछ आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज होते हैं जिनके माध्यम से किसान भाई अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं, गैर ऋणी किसान भाई। उसके अलावा जैसे बटाईदार किसान भाई होते हैं जिनके पास में खुद के नाम जो है अपने भूमि नहीं होती, जमीन नहीं होती है, और वो दूसरे के खेत को बटाई पट पर, जिसको कण पे बोलते हैं अपन, बट पे बोलते हैं, और उस स्थिति में किसान भाई भी अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। जैसे कि मेरे पास जमीन नहीं है, भूमि नहीं है, और मैं किसी अपने पड़ोसी की या अपने किसी परिचित की भूमि पर खेती कर रहा हूँ, बट पर, कण पर, और उस फसल का, वहाँ पे जो फसल उगाई है मैं उस फसल का बीमा करवाना चाहता हूँ तो मैं करवा सकता हूँ।
इसमें किसान भाइयों को एक चीज़ स्पष्ट करना चाहूँगा। किसान भाइयों, इसे जो बटाईदार जो खेती होती है किसान भाई, आप उसी ही क्षेत्र में बटाईदार खेती कर सकते हो जहाँ के आप मूल्यवासी हो। यानी पहली बात तो आपको ये कि राजस्थान के मूल्यवासी होने चाहिए आप। दूसरी बात है कि आप जिस जिले के मूल्यवासी हैं उस जिले के क्षेत्राधिकार में ही आप बटाई पे खेती कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू जो राजस्थान की कृषि विभाग की अधिसूचना है उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ मैं आपसे। यानी अधिसूचना के अनुसार जो जिस जिले का किसान भाई निवासी है उसी जिले के क्षेत्राधिकार में आप बटाई पे खेती कर सकते हो। बटाई पे खेती करने का मतलब उस बटाईदार खेती की आपने, उस पर आप अपनी फसल का बीमा करवा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप मूल निवासी राजस्थान के जयपुर जिले के हैं और आप गंगानगर जिले में अपनी फसल का बटाईदार खेती के माध्यम से बीमा करवा रहे हो। ये पॉसिबल नहीं है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आगे जाके आपका जो बीमा प्रस्ताव वो निरस्त हो सकता है। आगे हो सकता है आपको इस योजना का फायदा नहीं मिले, आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस जिले के आप मूल निवासी है उस जिले में ही आप बटाईदार खेती करें और उस कंडीशन में आप अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं। उसके अलावा बताना चाहूँगा किसान भाइयों, जैसे कि यह योजना पूर्ण रूप से स्वैच्छिक है। जो किसान भाई अपनी फसलों का बीमा करवाना चाहे वो करवा सकते हैं, जो नहीं चाहे वो नहीं करवा सकते। लेकिन इसमें कंडीशन है किसान भाइयों की जो ऋणी किसान भाई हैं, जो किसान भाई अपनी फसलों का बीमा नहीं करवाना चाहते, उन किसान भाइयों को बैंक जा करके घोषणा पत्र देना होता है। और जो कि नामांकन की जो डेट होती है, जैसे कि इस बार हम रबी 2024 की बात करते हैं, 24-25 की, तो इसमें नामांकन की जो डेट है वो लास्ट डेट है और 31 दिसंबर है। और 31 दिसंबर से 7 दिन पहले आपको बैंक में जाके लिख के देना पड़ेगा कि मैं इस योजना का लाभ नहीं लेना चाहता, अर्थात मैं इस योजना से जुड़ना नहीं चाहता हूँ और मैं पहले से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मुझे इस योजना से पृथक किया जाए या अलग किया जाए। उस कंडीशन में आपका प्रीमियम नहीं कटेगा, अन्यथा आपका प्रीमियम कट जाएगा। तो इसलिए ये जो नॉन लोनियन के लिए तो स्वैच्छिक है ही, वो तो चाहे तो अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं और नहीं चाहे तो नहीं करवा सकते हैं। लेकिन जो लोनी किसान भाई जिन्होंने केसीसी ले रखा है उनका हमेशा बीमा करता है, हमेशा प्रीमियम करता है। यानी हर सीजन में उनकी फसलों का बीमा होता है। यदि वो लिख के देंगे, या जैसे कि वो ऑप्ट आउट फॉर्म होता है, वो उस फॉर्म को भर के देंगे तो बैंक आपके प्रीमियम नहीं कटेगा, आप इस योजना से नहीं जुड़ेंगे। तो उस कंडीशन में आप अपनी जो है जहाँ से आपने केसीसी ले रखा है, जहाँ से आप बीमा करवाते हैं, वहाँ जाके आपको संपर्क करना। भाइयों, अब हम बात करते हैं कि जो गैरनी किसान भाई है, जो नॉन लोनी किसान भाई है, वो अपनी फसलों का बीमा कहाँ से करवा सकते हैं, कौन कौन से ऐसी वित्तीय संस्थान हैं जहाँ से किसान भाई अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। ये हम गैरनी किसान भाइयों की बात कर रहे हैं। यदि हम ऋणी किसान भाइयों की बात करते हैं, जो लोनी किसान भाई है, उनका फसलों का बीमा जहाँ से आपने केसीसी ले रखा है, जहाँ से आपने लोन लिया है, जैसे चाहे आपने प्राइवेट बैंक से लिया हो, चाहे आपने स्मॉल बैंक से लिया हो, वहाँ से आप अपनी फसलों का बीमा आसानी से करवा सकते हैं। उसके अलावा जैसे नॉन लोनी किसान भाई की बात करते हैं, तो किसान भाई को बताना चाहूँगा कि किसान भाई खरीफ सीजन में अपने जो नॉन लोनी किसान भाई वो 31 जुलाई तक, और रबी सीजन की बात करते हैं तो रबी सीजन के संदर्भ में किसान भाई आप अब 31 दिसंबर तक अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। यानी अब जो भी दिसंबर चल रहा है, दिसंबर का अंतिम महीने का अंतिम जो दिन होता है 31 दिसंबर, तब तक आप अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा किसान भाई कि ये अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी जगह है जहाँ से किसान भाई अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। जैसे कि अपने निकटतम कोई केंद्रीय सहकारी बैंक है, या अपने कोई प्राइवेट बैंक है, या नेशनलाइज बैंक है, कोई भी बैंक है अपने पास में जो अपने नज़दीक में आता है, उस बैंक से किसान भाई अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। उसके अलावा जैसे चाहे कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो, चाहे राष्ट्रीय बैंक हो, कोई सा भी बैंक हो। उसके अलावा जैसे किसान भाई को बताना चाहूँगा कि आप जो डाकघर, पोस्ट ऑफिस अपने जिसको बोलते हैं, पोस्ट ऑफिस है, या उसके अलावा जैसे सीएससी सेंटर है। सीएससी सेंटर किसान भाई हर अपने ग्राम पंचायत में होता है लगभग, उसे सीएससी सेंटर यानी कॉमन सर्विस सेंटर, जहाँ से अपने फसलों का बीमा करवा सकते हैं, या पोस्ट ऑफिस से भी अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। उसके अलावा आपको बताना चाहूँगा, ये तो मैंने आपको बता दिया कि जो संस्थान है, वित्तीय संस्थान है, या अपने आसपास में जो होते हैं वहाँ से अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। उसके अलावा भी किसान भाई को बताना चाहूँगा कि इससे बीमा कंपनी के जो अधिकृत एजेंट है, जो मध्यस्थ होता है, जो प्रतिनिधि होता है, बीमा कंपनी प्रतिनिधि, या राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल है, उस पोर्टल पे के माध्यम से भी किसान भाई अपनी फसलों का बीमा कर सकता है, या बीमा कंपनी का जो प्रतिनिधि है उसके माध्यम से भी किसान भाई अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं।
ये मैं आपको राजस्थान की जो जारी अधिसूचना है उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। आपको जो भी मैं यहाँ पे जानकारी दूंगा वो राजस्थान की अधिसूचना, जो कृषि विभाग के द्वारा अधिसूचना जारी की गई है, या जो क्रॉप इंश्योरेंस की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आपको ये गाइडलाइन चाहिए हो, आपको आवश्यकता हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, आपका मोबाइल नंबर डाल सकते हो, मैं आपको मोबाइल पे व्हाट्सअप के माध्यम से उपलब्ध करवा सकता हूँ। मैं ये सभी के लिए बोल रहा हूँ कि आपको राजस्थान के संदर्भ में जो गाइडलाइन है अभी जो वर्तमान में जारी की गई थी, उस गाइडलाइन को, या जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, भारत सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई उसकी आपको यदि नोटिफिकेशन चाहिए हो या आपको उसकी गाइडलाइन चाहिए हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे अपना व्हाट्सअप नंबर या अपना कमेंट करके माध्यम से मुझे इंडिकेट कर सकते हो। हम आपको उसको तुरंत प्रभाव से आपको भेज देंगे यदि आपको चाहिए हो तो। उसके अलावा किसान भाई को मैं बताना चाहूँगा कि जो गैरऋणी किसान भाई है उनको कौन अपनी फसलों का बीमा करवाते समय कौन कौन से आवश्यक दस्तावेजों की ज़रूरत होती है वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले तो उनके किसान भाइयों जो जिन जिलों के गांवों में लैंड रिकॉर्ड को डिजिटाइज नहीं किया जा चुका है, जैसे जो जिनका डिजिटाइजेशन हो चुका है, भारत सरकार के राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पे इंटीग्रेशन किया जा चुका है, उस कंडीशन में किसान भाई बताना चाहूँगा कि आप जो अपना खाता ऐप है, राजस्थान में जो अपना खाता ऐप चलता है, उससे जो प्रमाणित फॉर्म है, जो जमाबंदी है आपकी, वो जमाबंदी की आवश्यकता होती है। उस जमाबंदी को आप, जो डिजिटल सिग्नेचर वाली जमाबंदी होती है, उसको आप प्रिंट आउट निकलवा के उसको आप उसके माध्यम से अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं। एक डॉक्यूमेंट तो आपका ये हो गया। उसके अलावा जैसे कि कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे अभी डिजिटाइजेशन नहीं हुआ है, उस कंडीशन में उन क्षेत्रों में जहाँ पे अभी डिजिटाइजेशन नहीं हुआ है, उन पटवार के या उस तहसील के या पर्टिकुलर कोई विलेज है ऐसा जहाँ पे नहीं हुआ है, उस कंडीशन में वहाँ के आपको पटवारी से या तहसीलदार से जो प्रमाणित जमाबंदी है, आपको वही जमाबंदी आवश्यक लगेगी। ऐसा नहीं है कि आप डिजिटाइज कहीं से निकलवा के करवा सकते हैं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो आपका वहाँ पे जो इंटीग्रेशन नहीं हुआ है उसकी वजह से आपको तहसीलदार या पटवारी के द्वारा जो प्रमाणित वो प्रतिलिपि है जो जमाबंदी की, वही चाहिएगी। और जहाँ पे लैंड रिकॉर्ड इंटीग्रेशन हो चुका है वहाँ पे तो आप डिजिटल ही प्रिंट आउट निकलवा के उस पर अपना सेल्फ साइन करके और वो लगा सकते हैं। और यदि आपको ज़्यादा आवश्यकता हो तो आप अपने नज़दीकी जैसे कृषि विभाग के ऑफिस हैं या फिर राजस्व विभाग के ऑफिस से पटवारी हैं अपने पंचायत स्तर पर, उनसे भी इस चीज़ के बारे में सलाह ले सकते हैं, वो भी आपको इसके लिए गाइड करेंगे। ये तो जमाबंदी का हो गया। उसके अलावा हम बात करते हैं जैसे कि एक अपने किसान भाई खुद को एक घोषणा पत्र देना होता है, सेल्फ असिस्टेड, यानी किसान भाई खुद साइन करके उसको देता है। उसमें कुछ चीज़ें हमें को लिखनी होती है और मैं आपको बताना चाहूँगा जैसे कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। जैसे एक तो जैसे कितने खसरों में हम कौन कौन सी फसलें उगा रहे हैं, जैसे किसान भाई जो कोई खसरा है, एक खसरा है, एक खसरे में एक खसरा जो कितने एरिया का है और उसमें कितने एरिया में हम कौन सी फसल उगा रहे हैं, कौन सी फसल का हम बीमा करवा रहे हैं। हम केवल बीमा के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे किसान भाई हमने एक खसरा हमारा 1 हेक्टेयर का है, 1 हेक्टेयर में से उस खसरे में हमने अभी जैसे गेहूँ लगाया है 2 बीघे में, यानी 0.5 हेक्टेयर में हमने गेहूँ लगाया, तो हम 0.5 हेक्टेयर का उसका एरिया लिखेंगे और उतने एरिया का हम बीमा करवा रहे हैं। वो आधे हेक्टेयर में हमने सरसों उगा रखा है तो हम सरसों का बीमा करवाएंगे। तो उसमें हमको एंट्री करनी होती है, जैसे कि उसमें कौन कौन सी एंट्री करनी होती है मैं आपको बता देता हूँ। उसमें अपने खसरे की कुल क्षेत्रफल लिखना होता है, प्रस्तावित फसल का बुआई क्षेत्र, नहीं उससे खसरे में हमने कौन सी फसल कितने क्षेत्र में बोई है, एक तो ये लिखना होता है हमको। उसके अलावा जैसे कि उसका मालिक कौन है, ओनर कौन है, और जैसे बीमा कौन करवा रहा है, जैसे एक तो खुद करवा रहा है, परिवार का कोई सदस्य करवा रहा है, या उसके अलावा जैसे बटाई पे खेती की दे रखी है तो वो उसका प्रकार लिखना पड़ेगा अपने को, किस प्रकार से आप बीमा करवा रहे हैं। उसके अलावा जैसे मैं बताना चाहूँगा आपको किसान भाइयों, इसमें जो किसान भाई अपनी फसलों का बीमा करवा रहे हैं, जो गैरऋणी किसान भाई है उसका आधार कार्ड की आवश्यकता होती है। बिना आधार कार्ड के आप अपनी फसलों का बीमा करवाना मुश्किल है, नहीं करवा सकते। आपको जैसे कि उस कंडीशन में बटाईदार किसान भाई है, जैसे आपने बट पे खेती की रखी है या जैसे दूसरे की खेती, आप दूसरे की ज़मीन पर आप खेती कर रहे हो, उस फसल का आप बीमा करवाना चाह रहे हो, तो आपको किसान भाइयों आपका आधार कार्ड और जिस ज़मीन पर आपने खेती कर रखी है उस ज़मीन का जो ओनर है, यानी जो मालिक है, जो भूस्वामी है, उसका आधार कार्ड, दोनों के आधार कार्ड की आपको कॉपी लगेगी उसमें, और आपको उस पर प्रमाणित करना होगा, आपको उस पर साइन करने होंगे। वो दोनों के आधार कार्ड की कॉपी उस पर अटैच लगेगी आप जो बीमा करवाओगे उस कंडीशन में। उसके अलावा किसान भाई को बताना चाहूँगा कि एक शपथ पत्र देना होगा। ये शपथ पत्र कैसे देना होगा आपको,
जैसे कि जिसकी ज़मीन है वो शपथ पत्र देगा कि मैंने अपनी ज़मीन इस किसान भाई को कि बट पे दे रखी है, बटाईदार खेती कर रहा है किसान भाई, और ये अपनी फसल का बीमा करवा सकता है, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। एज अपने ऐसे एनओसी बोलते हैं वैसे, जैसे कि भविष्य में इसको कोई क्लेम मिलता है या उसको कुछ फ़ायदा मिलता है तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। इस तरीके से उसको एक जो प्रॉपर फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट के माध्यम से अपने को उसे लिखवाना होता है। वो घोषणा पत्र भी अपने को किसान भाई को, जो नॉन लोनी किसान भाई है जो बटाईदार खेती करते हैं, उस किसान भाई को लगाना आवश्यक होता है। उसके अलावा किसान भाई को बताना चाहूँगा कि जो बटाईदार खेती मैंने आपको जैसे पहले बता रहा था कि वो राजस्थान का मूल निवास होना चाहिए। उसके अलावा जैसे कि वो जिस जिले का रहने वाला है उस जिले के क्षेत्राधिकार में ही आप बटाई पे खेती करके अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। उसके अलावा जैसे किसान भाइयों, ये तो मैंने आपको बता दिया, इस कंडीशन में कोई चीज़ आप पूरा नहीं कर पाओगे तो उस कंडीशन में आपका भविष्य में हो सकता है कि आपकी फसलों का जो बीमा करवा रहे हो प्रस्ताव निरस्त हो जाए या आपको कोई आपत्ति आ जाए, कोई दिक्कत हो जाए। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए हमको सोच समझ करके अपनी फसलों का बीमा करवाना है। और कोई आपत्ति है देखो अपने को पूछ लेना है, जैसे अपने कृषि विभाग के किसी अधिकारी से, कर्मचारी से या फिर बीमा प्रतिनिधि से। जो फसल बीमा प्रतिनिधि होते हैं तहसील स्तर पे होते हैं या जिला स्तर पे होते हैं, जहाँ आपको नज़दीक लगे, जहाँ आपको उचित लगे, जहाँ आप बात कर सकते हैं। और या टोल फ्री नंबर के माध्यम से भी अपने किसी प्रकार की हेल्प लेनी हो तो वहाँ से आप पूछ सकते हैं। यदि आपको कहीं से कोई हेल्प नहीं मिल रही तो आप इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी हमारे माध्यम से हेल्प ले सकते हैं कि हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। जो हम जितने मदद हम आपको पहुंचा सकते हैं उतनी मदद हम पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। फसल बीमा से संबंधित आपकी कोई क्वेरी हो या कुछ आपको कुछ जानकारी चाहिए हो तो आप बेझिझक आप इस पर कमेंट कर सकते हैं। हम आपका स्वागत करते हैं, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। जो जिस इससे संबंधित में जो बता रहा हूँ उसके अलावा भी आपको कुछ जानकारी चाहिए हो तो वो भी आपको हम उपलब्ध करवाएंगे। अभी मैं किसान भाई आपको बताया कि जैसे नॉर्मली किसान भाई है वो अपनी फसलों का बीमा करवाएंगे तो घोषणा पत्र देंगे। उसमें घोषणा पत्र में हमको ये भी लिख के देना पड़ेगा कि जो किसान भाई उस ज़मीन का मालिक है वो लिख के देगा कि मैं जो ज़मीन है वो उसी ज़मीन को उसमें लिख के जिसमें वो खेती कर रहा है, जिसमें उसने बटाई पे दी है। दूसरे एरिया को नहीं लिख के देगा। ऐसा नहीं कि वहाँ पे किसान भाई खेती दूसरी जगह कर रहा है, वो दूसरे एरिया का दूसरा खसरा नंबर उसमें डाल करके आपको लिख के देगा। तो वो हो सकता है कि भविष्य में ऐसा आपको कोई, भगवान करे ना हो, ऐसे कोई प्राकृतिक आपदा की वजह से कोई नुकसान होता है, कोई लॉस होता है और कंडीशन में आपका सर्वे होता है तो तब आपको पता चलेगा कि मेरा जो जिस फसल का बीमा करवाया है, जिस क्षेत्रफल में, जिस एरिया में या जिस खसरे में मेरी फसल है जहाँ मैंने बीमा करा है वो एक्चुअली मैंने ऑनलाइन किया ही नहीं है। मैंने मतलब दूसरे खसरे पे उसमें जो घोषणा पत्र दिया था उसमें दूसरा खसरा दिखा रखा है और मौके पे जो फसल है वो दूसरे खसरे में खड़ी हुई है। तो उस कंडीशन में हो सकता है कि आपका सर्वे भी ना हो और हो सकता है आपको फसल बीमा का क्लेम भी मुश्किल हो मिलना। तो इस कंडीशन में हमको दिक्कत ना हो तो इसलिए हम पहले ही सावधानी बरतें तो सही रहेगा किसान भाइयों। इसलिए हमको इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि हमें भविष्य में दिक्कत नहीं हो। उसके अलावा बताना चाहूँगा किसान भाइयों, जैसे एक तो अपने को जो घोषणा पत्र देना है उसके अलावा वो एक बुआई प्रमाण पत्र भी होता है जो किसान भाई खुद देगा कि मैंने इस खसरे में और उस कंडीशन में ये इतने एरिया में ये फसल बोई है, और ये घोषणा पत्र भी किसान भाई को देना पड़ेगा। उसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण जो दस्तावेज है किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा जो वो नॉन लोनी किसान भाइयों के लिए या बटाईदार खेती करते हैं उन किसान भाइयों के लिए है। बैंक की पासबुक की फोटोकॉपी, आपको किसान भाई वही बैंक की पासबुक की फोटोकॉपी देनी है जिसमें स्पष्ट अक्षरों में आपको बैंक खाता नंबर, आपका नाम जो आधार कार्ड में मैच हो, और उसके अलावा जैसे कि खाता संख्या है, आपका IFSC कोड है, वो स्पष्ट पढ़ने में आए। ऐसा नहीं हो कि उसमें आपने जो पेज जो उसमें अपलोड किया है वो पेज वहाँ पे आपके अकाउंट नंबर नहीं है या फिर अकाउंट नंबर कुछ मिट रहे हैं, कुछ बिलर हैं या जो पढ़ने में नहीं है, ऐसा नहीं हो। यदि ऐसा होगा तो हो सकता है कि आपकी जो पॉलिसी है वो रिवर्ट आ जाए। उसके कारणवश रिवर्ट आने के बाद में क्या होगा, जैसे हमने किसी KCC से अपनी फसल का बीमा करवाया और क्या उससे CSC सेंटर से अपनी फसल का बीमा करवाया और CSC सेंटर पर रिवर्ट आने के बाद में हमारे पास सूचना नहीं आती। कई बार कंडीशन होती है कि हमको सूचना नहीं मिल पाती है और उस कंडीशन में रिवर्ट आने के बाद में उसका उस टाइम होता है, कुछ क्राइटेरिया होता है, सिर्फ 7 दिन या 14 दिन जो भी कुछ होता है, उस टाइम पीरियड में आपको उसको वापस सबमिट करना होता है। यदि आप उस कंडीशन में उसको कुछ जैसे कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जैसे आपका आधार कार्ड की कमी मांग बताई गई है या आपके जैसे कि बैंक की पासबुक की कुछ कमी दिखाई गई है तो आपको वो अपलोड करना होता है, आपको वहाँ पे दोबारा से रीअपलोड करना होता है।
अब जैसे सीएससी सेंटर से हमने अपनी फसलों का बीमा करवाया, वहाँ से हमने वो अपलोड नहीं किया, तो उस कंडीशन में हो सकता है एक टाइम चांस देने के बाद में बीमा कंपनी अपनी पॉलिसी को रिजेक्ट कर सकती है। उस कंडीशन में आपके नुकसान होता है, आपको कोई प्राकृतिक आपदा की वजह से कोई लॉस होता है, तो आपको उस कंडीशन में क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने उसमें आपकी पॉलिसी रिजेक्ट हो गई ऑलरेडी, और रिजेक्ट होने के बाद में आपको क्लेम मुश्किल है मिलना, क्योंकि वो आपको ऑलरेडी रिवर्ट किया गया था। और रिवर्ट करने के बाद में हो सकता है आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं मिली हो सकता है इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद में भी आपने अपलोड नहीं किया हो। ऐसे कोई किसान भाई नहीं चाहता कि मुझे क्लेम नहीं मिले, मेरी पॉलिसी रिजेक्ट हो, लेकिन अपने थोड़ी सी गलती की वजह से ऐसा दिक्कत ना हो, इसलिए हमको पहले ही सावधानी बरते तो सही रहता है। इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ किसान भाइयों कि हम जो भी दस्तावेज अपलोड करें, जहाँ पे आधार कार्ड मांगा गया वहाँ पे आधार कार्ड ही अपलोड करें जब बीमा करवाते टाइम, और जहाँ पे हमसे बैंक की पासबुक मांगी गई है वहाँ पे बैंक की पासबुक ही अपलोड करें। ऐसा नहीं है कि हमको बैंक की पासबुक की जगह पे हमने आधार कार्ड अपलोड कर दिया है, और जहाँ पे आधार कार्ड अपलोड करना है वहाँ बैंक की पासबुक की कॉपी अपलोड कर दी गई है। जो डॉक्यूमेंट प्रॉपर में स्कैन करें और प्रॉपर डॉक्यूमेंट ही अपलोड करें, उसके अलावा दूसरे डॉक्यूमेंट बिल्कुल अपलोड नहीं करें। इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि जो प्रमुख दस्तावेज है वो कौन कौन से हैं। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा जो ऋणी किसान भाई है, जिन्होंने केसीसी ले रखा है, उन किसान भाइयों को क्या होता है, एक तो जो होता है फसल बीमा जो करवाने में जो ये होती है फसल का नाम परिवर्तन की डेट, उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि आप किसान भाई ने बीमा करवाया है, वो फसलें केसीसी ली, उस टाइम वो फसल आप उसने गेहूँ दिखा रखा है, और उसने अभी फसल पर परिवर्तन कर दिया है, और इस टाइम पे मौके पे जो खेत में फसल लगाई है, हर बार वो गेहूँ लगाता है, गेहूँ का बीमा करवाता है। और इस बार उसका प्लानिंग हुआ कि मुझे गेहूँ नहीं उगाना है, मुझे चना उगाना है या मुझे सरसों उगानी है, क्योंकि किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार प्लानिंग करता है। उसका मन किया कि मुझे अभी इस बार सरसों की आवश्यकता है, गेहूँ मैं दूसरी जगह उगा रहा हूँ यहाँ पर, या मैंने गेहूँ मुझे आवश्यक नहीं है, या मुझे सरसों आवश्यक नहीं है, मुझे चने की आवश्यकता नहीं है। जो उसको आवश्यकता होगी वही फसल किसान भाई उगाएगा और वही उगाता है। लेकिन अपने को क्या करना है, जैसे कि जिस किसी कंडीशन में हमने किसी सरसों पे लिया है या गेहूं पे लिया है, और मौके पे फसल यदि हमने परिवर्तन किया, तो हमको बैंक को सूचित करना होता है। केवल लोनी किसान भाइयों के लिए कोई गारंटी तो अपने आप घोषणा करके देगा कि उसने कौन सी फसल उगाई है, तो वो तो वहाँ पे लिख के दे देगा, वो तो उससे बीमा करवाएगा तो उसको लिखित में देनी होगी कि मैंने ये फसल उगाई है, इस फसल का बीमा करवा रहा हूँ। लेकिन जो लोनी किसान भाई है, वो केसीसी जहाँ से ले रखी है आपने, वहाँ पे आपको लिखित में देना होता है कि आपने ये मौके पर ये फसल लगाई है, और इस फसल का ही आप प्रीमियम काटना बैंक को, ये लिखित में दोगे आप। अब उसका एक टाइम होता है, क्राइटेरिया होता है, मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे नामांकन की जो डेट होती है, कोई भी जो डेट है, जैसे कि 31 दिसंबर है, तो किसान भाई 29 दिसंबर जैसे जो नामांकन की डेट होती है, उससे 2 दिन पहले तक अपनी फसल में परिवर्तन करवा सकते हैं। जैसे कि आपने गेहूं का बीमा करवाया, और हर बार गेहूं का बीमा करवाते हैं, इस बार आपने सरसों उगाई खेत में, तो हो सकता है कि बैंक ने आपकी गेहूं के हिसाब से प्रीमियम काट लिया हो, तो आप बैंक को लिखित में एक घोषणा पत्र होता है, लिखित में सूचना देंगे कि सर मैंने हर बार हमेशा मैं गेहूं का बीमा करवाता हूं, गेहूं के नाम से मैंने गेहूं की फसल के नाम से मैंने केसीसी ले रखा है, और अगली बार मेरी प्लानिंग चेंज की है तो मैंने सरसों की फसल उगाई है, तो उसमें आप परिवर्तन कीजिए, इस बार मेरा आप गेहूं की फसल का बीमा न करके सरसों की फसल का बीमा करें। तो ये हमको खुद को घोषणा करके लिख के देनी होती है बैंक को, यानी फसल में नाम परिवर्तन करवाने की। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ किसान भाइयों, जैसे भविष्य में आपने यदि ऐसे सही करवा दिए तब तो कोई दिक्कत नहीं है, और यदि आपने सही नहीं करवाया, वहाँ पे दिक्कत हो गई कि आपकी गेहूं की फसल का बीमा कर दिया बैंक ने, और उस कंडीशन में आपने लिखित में नहीं दिया, वहाँ पे आपने इग्नोर कर दिया, थोड़े दिन बाद में जैसे कि आपके पोस्ट हार्वेस्ट लॉस आया या किसी भी वजह से आपके नुकसान हुआ, आपने बीमा कंपनी को कंप्लेन किया, शिकायत की आपने, और वहाँ जाके पता चला कि आपने तो ऑलरेडी क्या नाम है कि वहाँ पे फसल का बीमा करवा रखा था, वो गेहूं की फसल का बीमा करवा रखा है, और जिस खसरे में आपने शिकायत की, जिस खसरे की, उस खसरे में आपने सरसों उगा रखी है। अब मौके पे आपके उसी खसरे में उसी खेत में सरसों की फसल है, और आपने बीमा करवा रखा है गेहूं की फसल का, तो अब उस कंडीशन में बीमा कंपनी आपको क्लेम नहीं दे पाएगी, क्योंकि आपने वहाँ पे जो क्रॉप मिसमैच है, क्रॉप नॉट फाउंड हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो मौके पे फसल है वो है ही नहीं, जो इस फसल का आपने बीमा करवाया है वही फसल होनी चाहिए वहाँ पे। तो इसलिए ये आवश्यक है कि भविष्य में कोई दिक्कत नहीं हो,
किसी भी प्रकार की असावधानी ना हो, हमको कोई भी परेशानी नहीं हो, इसलिए इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। यानी जो फसल खेत में उगाई है उसी फसल का प्रीमियम कटना चाहिए, वही फसल हमको बीमित फसल के रूप में उगानी चाहिए। उसके अलावा किसान भाइयों को बताना चाहूँगा, किसान भाइयों यह इस योजना में बीमा करवाने के लिए किसान भाइयों को आधार कार्ड की बहुत आवश्यकता होती है, ये आप ध्यान रखें। और किसान भाइयों को बताना चाहूँगा, यह राजस्थान के जो पहले के जो जिले के हिसाब से 33 जिलों में क्रियान्वित है, वर्तमान में जिलों की संख्या बढ़ गई, वो उसने पहले के जिलों के जो थे उस सभी जिलों में यह फसल बीमा योजना क्रियान्वित है। और इसमें किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि क्लस्टर वाइज, जैसे राजस्थान को 10 क्लस्टर में, मैं आपको भी बता रहा था कि राजस्थान के 33 जिलों को 10 क्लस्टर वाइज बांटा गया है। आप चाहते हैं कि आपके कौन सा, आपका जो जिला है वो कौन से क्लस्टर में आता है, या आपके जिले में जो बीमा है, जो अधिकृत बीमा कंपनी है वो कौन सी है, तो आप इसका कमेंट बॉक्स में हमको अपना जिले का नाम भेज सकते हैं, हम आपको आपकी बीमा कंपनी का नाम और आपके डिटेल्स को आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं। उसके अलावा किसान भाई को बताना चाहूँगा, किसान भाइयों की प्रीमियम राशि क्या होती है। जो प्रीमियम राशि किसान भाई होती है, जो कृषक हिस्सा राशि जो होती है किसान भाइयों को जो बीमा करवाने के लिए जो पे करनी होती है, वो कृषक हिस्सा प्रीमियम राशि अपन बोलते हैं। प्रीमियम राशि कितनी होती है किसान भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा। भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जो सिंचित जिले हैं उनमें अधिकतम जो प्रीमियम राशि है वो 25%, और यदि अपने असिंचित जिलों की बात करते हैं तो उसमें अधिकतम 30% प्रीमियम राशि निर्धारित की जा सकती है, उसके ज़्यादा नहीं, अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन। उसके अलावा किसान भाई मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे उसमें से किसान भाइयों को कितना प्रीमियम पे करना होता है और कितना प्रीमियम आपके अलावा भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार कृषक हिस्सा राशि के अलावा जो प्रीमियम बचता है वो बीमा कंपनियों को दोनों मिलकर पे करते हैं। कौन? केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो मैं आपको बताना चाहूँगा आपकी जानकारी के लिए, जो यदि हम खरीफ की बात करते हैं तो 2% जो टोटल प्रीमियम राशि है उसका 2% कृषक हिस्सा राशि के रूप में किसान भाई को पे करना पड़ेगा। और यदि हम रबी के संदर्भ में बात करते हैं, रबी फसलें हैं, तो उस कंडीशन में हमको किसान भाई को 1.5%, रबी में 1.5%, खरीफ में 2%, और जो उद्यानिकी या कॉमर्शियल जो क्रॉप्स हैं उनमें उन फसलों का किसान भाई यदि बीमा करवाना चाहता है तो जो टोटल बीमित मूल्य है या जो टोटल प्रीमियम है उसका आपको 5% किसान भाई को कृषक हिस्सा राशि के रूप में पे करना होता है। उसके अलावा जो प्रीमियम बचता है किसान भाइयों, वो प्रीमियम केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर के 50% मिलकर के पे करते हैं बीमा कंपनी को। ये आपको प्रीमियम के बारे में मैंने आपको बताया। उसके अलावा किसान भाइयों अब हम बात करते हैं, जैसे कि किसान भाई बीमा करवाएं उसकी समय सीमा क्या है। खरीफ सीजन के संदर्भ में बात करते हैं तो किसान भाई 31 जुलाई तक अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। यदि हम रबी सीजन की संदर्भ में बात करते हैं, क्योंकि वर्तमान रबी सीजन चल रहा है और हम रबी सीजन के बारे में बात कर रहे हैं, तो रबी सीजन के में किसान भाई 31 दिसंबर तक अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। ये चाहे वो आपके ऋणी किसान भाई हो चाहे गैर ऋणी किसान भाई हो, सभी प्रकार के किसान भाई या बटाईदार किसान भाई सभी अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। उसकी लास्ट डेट आपको मैंने बता दी, मैं आप दोबारा से बता देता हूँ। सभी किसान भाइयों के लिए बीमा करवाने की जो अंतिम तिथि है, इस बार रबी 2024-25 की बात कर रहे हैं, तो इसमें 31 दिसंबर है। जो किसान भाई लोन ले रखा है, जिन किसान भाइयों ने केसीसी ले रखा है, जिन किसान भाइयों जो ऋणी किसान भाई हैं, चाहे आपने किसी भी बैंक से या कोऑपरेटिव सोसाइटी से कहीं से भी लोन ले रखा है और आप अपनी फसलों में का बीमा करवा रहे हैं, और उस कंडीशन में आपको उन किसान भाइयों के लिए बता रहा हूँ जिन किसान भाइयों ने केसीसी जैसे दूसरी फसल पे ले रखी है, मौके पे इस बार उन्होंने अपनी फैमिली प्लानिंग या अपनी पर्सनल प्लानिंग के अकॉर्डिंग उसने कुछ फसल परिवर्तन किया है, फसल चेंज की है। जैसे किसान भाई ने केसीसी सरसों के लिया है, इस बार उन्होंने मौके पे गेहूँ लगाया है, या मौके पे गेहूँ लगा हुआ है, सरसों केसीसी चने पे लिया हुआ है, जो मतलब आपके अकॉर्डिंग आपने जो भी केसीसी ले रखा है, मौके पे यदि दूसरी फसल है तो उस कंडीशन में किसान भाई भविष्य में दिक्कत ना हो, उसे बचने के लिए अपने जहाँ से आपने केसीसी ले रखा है, जहाँ से आपका प्रीमियम कटता है, संबंधित बैंक को, संबंधित वित्तीय संस्थान को आप जा करके सूचित करेंगे और एक घोषणा पत्र लिख के देंगे कि हमने मौके पे जो फसल उगा रखी है फसल है, और हमेशा हम उस फसल को उगाते थे, अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमने इस बार फसल परिवर्तन किया है, तो आपसे निवेदन है कि आप हमारी जो फसल का प्रीमियम पहले काटते थे उस फसल का प्रीमियम नए काट करके जो मौके पे इस बार हमने जो फसल लगाई है उसी फसल का प्रीमियम काटें, ताकि हमको भविष्य में दिक्कत ना हो। ये हमको लिखित में देना होगा। उन सभी किसान भाइयों के लिए बताना चाह रहा हूँ जिन्होंने फसल परिवर्तन किया है, और जिन्होंने नहीं किया उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको ऑटोमेटिक जो आपने जमाबंदी दे रखी है
बैंक में, वो अपने आप अपने जमाबंदी के अकॉर्डिंग अपनी फसल का प्रीमियम काट लेते हैं। और उसके अलावा किसान भाई को बताना चाहूँगा, ये आप कब तक देंगे, उसकी भी एक समय सीमा है किसान भाई। फसल परिवर्तन करवाने की समय सीमा है कि 29 दिसंबर तक, यानी जो नामांकन की जो तिथि होती है उससे 2 दिन पहले। मैं आपको बता रहा था किसान भाइयों कि 2 दिन पहले, यानी 29 दिसंबर रबी सीजन में, और खरीफ सीजन की बात करते हैं तो 29 जुलाई तक अपने अपनी फसल को परिवर्तन करवा सकते हैं। यह केवल ऋणी किसान भाइयों के लिए है। गैरऋणी किसान भाइयों के लिए बताना चाहूँगा कि गैरऋणी किसान भाई तो अपने स्वेच्छा से कोई घोषणा करके देंगे कि हमने इस फसल को इतने क्षेत्र में इस कचरे में उगाया है, तो उनका तो वो सिस्टम हो ही जाएगा। लेकिन जो लोनी है उनके लिए मैंने आपको ये चीज़ बताई है। उसके अलावा किसान भाई, जैसे कि कोई वित्तीय संस्थान है किसान भाइयों से लास्ट डेट निकलने के बाद में भी यदि प्रीमियम काटता है, और वो प्रीमियम नहीं है, जैसे किसान भाइयों ने प्रीमियम कटवा दिया, उस कंडीशन में वहाँ बीमा नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में भविष्य में यदि कोई दावा दे होता है तो वो उसकी जो समझ से जो जिम्मेदारी होती है वो वित्तीय संस्थान की होती है। मैं आपको बताना चाहूँगा किसान भाइयों, बीमा कंपनी कभी भी जो नामांकन की अंतिम तिथि होती है उसके बाद में प्रीमियम कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती, जब तक, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है सबको। वो चाहे राज्य सरकार हो, वो चाहे किसान भाई हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे कोई भी हो, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करना ही पड़ता है। सारी स्कीम उसके अकॉर्डिंग चलती है, तो इसलिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइन है उसको भी आप देख सकते हैं, जो देखना चाहे हम आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं। इसलिए ध्यान रखें कि कोई भी डेट निकलने के बाद में कोई अपना काम नहीं करवाए, जैसे आपने जो उसका तय समय सीमा है उसी पे ही आप अपनी फसलों का बीमा करवाएं। यदि हमको फसल परिवर्तन करना हो तो परिवर्तन करवाएं। मैं आपको बताना चाहूँगा किसान भाइयों, यदि किसी सॉरी, जैसे कोई भी वित्तीय संस्थान है कि उसके द्वारा जो पात्र कृषक है, जो पात्र किसान भाइयों, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल है किसान भाइयों, उस पोर्टल पर जो नामांकन नहीं किया जाता है तो उसके जो देय प्रीमियम राशि है वसूल नहीं की जाती है, या पात्रता से कम वसूला जाता है, या फसल या एवं क्षेत्र का पूरा गलत उल्लेखित किया जाता है, जैसे कि आपने कौन से कचरे में कौन सी फसल उगाई है, कौन से कचरे में कितने क्षेत्र में उगाई है, तो यदि ये कंडीशन में गलत होता है, कंडीशन में आपको बताना चाहूँगा, तो वो आगे जाके आपको कोई प्रीमियम उसका क्लेम मिलता है, दावा मिलता है, क्योंकि वहाँ पे तो आपको दिक्कत हो जाएगा कि आपने वहाँ पे गलत एंट्री हो रखी है, आपने खसरे में दूसरे खसरे में दूसरी फसल उगा रखी है, दूसरे खसरे में दूसरी फसल उगा रखी है। यदि किसी भी तरीके से बैंक की गलती की वजह से आपको प्रीमियम जो क्लेम दावा रिजेक्ट होता है, तो उसका जो, क्योंकि बीमा कंपनी तो आपको तभी क्लेम देगी ना, तब आप सारी एंट्री सही करेंगे, सारा काम अप टू डेट रहेगा आपका, जैसे कि जो खसरे पे जो जमाबंदी आपने दे रखी है, और जो मौके पे जो फसल है वही उगा रखी है, सारे डॉक्यूमेंट सही अपलोड कर रखे हैं, कहीं पे आपको गलती नहीं कर रखी है, उस कंडीशन में आपको क्लेम बनता है तो आपको क्लेम मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने जैसे कहीं पे गलती कर दिया कि आपका प्रीमियम तो कम काटा है, आपने वहाँ पे केसीसी ज़्यादा ले रखी है, आप बोलते हैं कि हमको कितने बीघे पे केसीसी ले रखी है, हमको इतना क्लेम मिलना चाहिए, आपको क्लेम कम मिला है, और हो सकता है उस कंडीशन में क्लेम कम मिलने के कारण हो सकता है कि आपको, हो सकता है कम क्षेत्रफल पे आपको प्रीमियम ही कम काटा गया हो। तो उस कंडीशन में यदि आपको, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि बैंक कोई गलती करता है तो उसकी जिम्मेदारी बैंक की होती है, तो इसलिए हमको इस चीज़ को सावधानी रखना है। हम जो निर्धारित समय सीमा उसी पर अपनी फसल का बीमा करवाएं, ताकि हमको आगे कोई किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े किसान भाई। अब हम बात करते हैं फसलों की क्षति का आकलन, निर्धारण और उसका भुगतान की प्रक्रिया क्या है, कौन किस प्रकार से उसका ये प्रोसेस होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा किसान भाइयों की, सबसे पहले जो है वो प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों के कारण किसी भी प्रकार से किसान भाई बुआई नहीं कर पाते हैं, या निष्फल बुआई हो जाती है, उस कंडीशन में भी किसान भाइयों को क्लेम मिलता है। क्लेम कितने प्रकार से मिलता है वो भी आपको बताऊंगा अभी, और जो प्रकार है वो किस माध्यम से किसान भाई अपने दावा दर्ज करवा सकते हैं, और किस प्रकार से उसके फायदे उठा सकते हैं, इन सब के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा किसान भाइयों, अभी जो मैं बता रहा हूँ निष्फल बुआई जिसको बोलते हैं, प्लांटिंग सोइंग बोलते हैं किसान भाइयों, यह कंडीशन केवल खरीफ सीजन में लागू होता है, रबी सीजन में नहीं होता है। मैं आपको बता देता हूँ, ये केवल खरीफ सीजन में लागू होता है। खरीफ सीजन में जैसे कि किसी कारणवश कोई भी मौसम प्रतिकूल मौसम परिस्थिति है, इसकी वजह से किसान भाई अपनी फसल को बुआई नहीं कर पाते हैं, बुआई कर दिए जर्मिनेशन नहीं होता है किसी भी कारणवश, तो उस कंडीशन में किसान भाई प्रिवेंटिंग सोइंग लागू होती है वहाँ पे, और उसके भी कंडीशन है कि वो राज्य सरकार लागू करती है। राज्य सरकार कब करती है, उसको कब वैलिड होता है वो, जैसे कि जो नामांकन की तिथि होती है किसान भाइयों, जो बीमा करवाने की, जैसे 31 जुलाई है अपने खरीफ सीजन के, अपन क्योंकि ये प्रिवेंटिंग सोइंग केवल खरीफ में लागू होता है, रबी में लागू नहीं होता है। ये आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ मैं।
रबी सीजन से इसका कोई मतलब नहीं होता, रबी सीजन में बिल्कुल लागू नहीं होता, केवल खरीफ सीजन में लागू होता है। अब जैसे 31 जुलाई खरीफ सीजन में बीमा करवाने की लास्ट डेट होती है, तो उसके लास्ट डेट निकलने के बाद में किसान भाइयों आपको बताना चाहूँगा 15 दिन वर्ष में अंदर, जैसे 15 दिन के अंदर किसान भाइयों राज्य सरकार यह अधिसूचना जारी करती है कि इस क्षेत्र में प्रिवेंटिंग सोइंग लागू होती है, या इस क्षेत्र में जो किसान भाइयों को निष्फल बुआई हुई है वहाँ पे, तो उनको जो प्रीमियम जो आपकी बीमित राशि होती है उसका 25% किसान भाइयों को सीधा भुगतान किया जाता है। उसका प्रोसेस है किसान भाइयों, ये कब लागू होती है प्रिवेंटिंग सोइंग, जैसे कि जो टोटल एरिया है, जैसे कि 100 हेक्टेयर एरिया है वो किसी पंचायत किसी पटवार हल्के का, अपन मैं मान के चल रहा हूँ आपको, जैसे 1000 हेक्टेयर एरिया है किसी भी पटवार हल्के का, और उस 1000 हेक्टेयर में 750 हेक्टेयर यानी 75% से ज़्यादा, 75% या उससे ज़्यादा अधिक एरिया है, वहाँ पे निष्फल बुआई की शिकायत होती है। वहाँ पे बुआई करने के बाद में जर्मिनेशन नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में वहाँ पर ये प्रिवेंटिंग सोइंग लागू होती है। उस कंडीशन में किसान भाइयों आपको जो टोटल बीमित राशि होती है उसका 25% किसान भाइयों को क्लेम के रूप में तुरंत प्रभाव से दिया जाता है। उसकी कंडीशन होती है कई किसान भाइयों मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें, जैसे जिन किसान भाइयों को कृषक ये जो है 25% क्लेम राशि मिल जाती है, उसके बाद में एक तो आपका बीमा समाप्त हो जाता है, भविष्य में आपको कोई भी क्लेम का दावा जो है आप दावा नहीं कर सकते, ना आपको क्लेम मिलता है, क्योंकि आपका बीमा यहीं समाप्त हो जाएगा जब आपकी मौके पे फसल हो गई नहीं, और उस कंडीशन में राज्य सरकार ने प्रिवेंटिंग सोइंग लागू कर दी, और बीमा कंपनी के माध्यम से आपको प्रीमियम जो कि दावा राशि वो क्लेम राशि आपके अकाउंट में भेज दी गई है और आपको पैसा मिल गया, तो फिर आपका बीमा समाप्त हो जाता है। उस कंडीशन में आगे बीमा का लाभ नहीं ले सकते, क्योंकि आपका बीमा समाप्त हो गया, आपने वहीं जब फसल ही नहीं होगी तो फिर आपका नुकसान किस बात का होगा, क्योंकि नुकसान तो वहीं हो गया, आपकी जर्मिनेशन ही नहीं हुआ या आपने बुआई नहीं कर पाए उस कंडीशन में, तो आपको 25% टोटल जो बीमित मूल्य होता है उसका मिलता है इस कंडीशन में। उसमें आप उसके बाद में आपको बताना चाहूँगा किसान भाइयों, यह आपको अनिवार्य होता है कि ये राज्य सरकार इसकी गाइडलाइन जारी करती है तभी लागू होता है, और ये आपको बताया मैंने खरीफ सीजन में लागू होता है, केवल रबी सीजन में इसका कोई मतलब नहीं होता। ये मैंने आपको बताया अभी किसान भाई। अभी मैंने आपको किसान भाइयों को बताया था कि निष्फल बुआई या प्रिवेंटिंग सोइंग, जो जिसमें किसान भाइयों को 25% क्लेम राशि दी जाती है, इसमें आपको बताना चाहूँगा किसान भाइयों की इसमें किसान भाइयों को इंटीमेशन देने की आवश्यकता नहीं होती है, ये केवल राज्य सरकार का विषय होता है। राजस्व विभाग इसका सर्वे करवा के रिपोर्ट तैयार करके भेजता है, वो अधिसूचना जारी करने का काम गवर्नमेंट का होता है। इस कंडीशन में आपकी जैसे प्रिवेंटिंग सोइंग हुई है, तो ये आपको इसमें इंटीमेशन देने की आवश्यकता नहीं होती, इसमें ऑटोमेटिक गवर्नमेंट का काम होता है, तो इस बात का हम ध्यान रखें। उसके अलावा जैसे अधिसूचित क्षेत्र में किसान भाई को क्लेम कैसे मिलता है, जो यानी अधिसूचित बीमा इकाई है उसमें कैसे किसान भाई को क्लेम मिलता है, मैं आपको बताना चाहूँगा किसान भाइयों। एक तो होता है फसल कटाई प्रयोग, फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर किसान भाइयों आपको उसमें भी आपको किसी भी प्रकार का इंटीमेशन देने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि फसल कटाई प्रयोग कौन से लेवल पे कितने होते हैं मैं आपको बताना चाहूँगा आपकी जानकारी के लिए। यदि हम जैसे तहसील स्तर की बात करते हैं, जो फसलें तहसील स्तर पर अधिसूचित होती है, देखो एक तो आपको पहले ही बता देता हूँ, मैंने आपको शुरुआत में बताया था एक चीज़ कि कुछ फसलें ऐसी होती है जो तहसील स्तर पर अधिसूचित फसलें होती है जिनकी कम क्षेत्रफल में बुआई होती है, उन फसलों को तहसील स्तर पर अधिसूचित किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। और जो फसलें एक मतलब बहुत बड़े क्षेत्र में उनका उत्पादन होता है उस एरिया में, मतलब बहुत ज़्यादा क्षेत्रफल के आधार पे, तो उस कंडीशन में उनको पटवार हल्के पे जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो तहसील स्तर की जो फसलें होती है किसान भाइयों, वो टोटल जो पूरे तहसील में जो फसल कटाई प्रयोग किया जाता है, प्रत्येक तहसील में उस फसल कटाई प्रयोग की संख्या होती है 10, यानी उस तहसील स्तर के जो फसल कटाई प्रयोग होंगे प्रत्येक फसल के 10 होंगे, और जो फसलें पटवार स्तर पर जो अधिसूचित फसलें हैं उन फसलों के प्रत्येक फसल के प्रत्येक पटवार स्तर पर, हो सकता है गांव अलग अलग हो लेकिन पटवार हल्का एक हो, तो हम पटवार हल्के के आधार पर इसकी इकाई हमने 2 इकाई मानी हमने, एक तो तहसील स्तर इकाई और एक पटवार स्तर पर इकाई। तो पटवार स्तर पर जो फसल कटाई प्रयोग होते हैं वो एक पटवार हल्के पे एक फसल के 4 फसल कटाई प्रयोग होंगे, ये हम आपको बता देते हैं किसान भाइयों। और उन फसल कटाई प्रयोगों में जो उपज के आंकड़े आते हैं, जैसे किसी भी फसल की उपज है, जैसे किसी फसल की 5 क्विंटल कोई उपज है और उन फसल कटाई प्रयोग गारंटी उपज 5 क्विंटल है, और वर्तमान में जो फसल कटाई प्रयोग किए गए हैं एवरेज लिया जाता है, चारों फसल कटाई प्रयोग होंगे उसका एवरेज लिया जाएगा, और उस कंडीशन में जो 3 क्विंटल उत्पादकता लाई गई है, इस बार 3 क्विंटल उत्पादन हुआ है,
तो उस कंडीशन 2 क्विंटल जो कम पैदा हुआ है, उस 2 क्विंटल का जो क्लेम होगा किसान भाइयों, वो उस क्षेत्र के जो भी बीमित किसान हैं, यानी जो कि जिन किसान भाइयों ने बीमा करवाया, उन सभी किसान भाइयों को जितने क्षेत्र में बीमा करवा, क्षेत्र के बीमित क्षेत्र के आधार पे आपको क्लेम मिलेगा। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि इसमें भी किसान भाइयों को इंटीमेशन देने की आवश्यकता नहीं होती है। यानी अधिसूचित क्षेत्र में जो क्लेम मिलता है, उसमें किसान भाई को इंटीमेशन देने की आवश्यकता नहीं होती है। मैं आपको ये बताना चाह रहा था। इसमें किसान भाई एक यस टेक्नोलॉजी है, जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा उसके बारे में। इसको यील्ड एस्टिमेशन सिस्टम थ्रू टेक्नोलॉजी मैंने यस टेक के नाम से जानते हैं। ये भी एक टेक्नोलॉजी, इसके माध्यम से भी इसका आकलन किया जाता है। इसके बारे में हम आपको जानकारी, आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। किसान भाइयों, अभी मैं आपको बता रहा था कि अधिसूचित क्षेत्र के आधार पर यदि किसान भाई को क्लेम मिलता है तो किस प्रकार से मिलता है, और उसमें जो फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर मिलता है उसके बारे में आपको भी जानकारी दी। जैसे मैंने आपको बताया कि तहसील स्तर पर यदि कोई फसल कटाई प्रयोग होंगे तो हर फसल के 10 फसल कटाई प्रयोग अधिकतम होते हैं, न्यूनतम होते हैं। और यदि उसकी बात करते हैं कि हम पटवार स्तर पर यदि फसल कटाई प्रयोग होगी तो वहाँ पे न्यूनतम 4 फसल कटाई प्रयोग प्रत्येक फसल के प्रत्येक पटवार हल्के पर होते हैं, और उनका आकलन किया जाता है। जो गारंटी उपज होती है उसके एवरेज लिया जाता है, जो पटवार जो उत्पादकता होती है उसका एवरेज लिया जाता है, उससे कंपेरिजन किया जाता है। यदि गारंटी उपज से जो अब औसत उपज जो है कम आई है, तो उस कंडीशन में उस क्षेत्र के सभी बीमित किसानों को समान रूप से क्लेम दिया जाता है। किसान भाइयों, जिसने जितना एरिया का बीमा करवाया है, किसान भाइयों जितने क्षेत्रफल में जिस फसल का बीमा करवाया उस फसल में वहाँ पे यदि क्लेम दिखाया गया तो आपको क्लेम मिलेगा। उसमें आपको इंटीमेशन देना नहीं होता है, मैं ये आपको बता रहा था। अब हम बात करते हैं व्यक्तिगत आधार पे, कि व्यक्तिगत आधार पे या इंडिविजुअली किसान भाइयों को क्लेम मिलता है, वो किस प्रकार से मिलता है। किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले होता था लोकलाइज। अब वो इस बार जो है, इस जो नई गाइडलाइन आई है अभी राज्य सरकार की, उसमें उसको बंद कर दिया गया है। उस लोकलाइज में क्या होता है किसान भाई, जैसे कि सॉरी, जब किसान भाई अपनी फसलों का बीमा करवाते थे, बुआई करते थे, और उसकी कटाई तक यदि बीच में कोई लॉस हो जाता था किसी भी प्रकार से, कोई भी प्राकृतिक आपदा आई, जैसे कि बरसात हो गई या जल भराव हो गया या किसी भी कारणवश, या कोई बहुत ज़बरदस्त एरिया में बीमारी लग गई, उस कंडीशन में से उस दोनों के बीच में भी कोई लॉस हुआ तो किसान भाई इंटीमेशन के माध्यम से अपनी फसलों का सर्वे करवा सकते थे। लोकलाइज बोलते हैं उसको, लोकलाइज से अपनी फसलों का बीमा का दावा राशि ले सकते थे, क्लेम ले सकते थे। तो वो लोकलाइज होता था पहले, वो अभी इस गाइडलाइन में उसको हटा दिया गया है, लोकलाइज नहीं है किसान भाइयों। अब मैं आपको बताना चाहूँगा लोकलाइज के अलावा एक और है जो व्यक्तिगत किसान भाई अपने दावा दर्ज करवा सकते हैं उस पर, तो वो है पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। यानी जो फसल कटाई के बाद में जो किसान भाइयों ने उसको सुखाने के उद्देश्य से रख रखा है, जैसे कि उसमें अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन बात करता हूँ मैं आपसे, तो जो फसल काटने के बाद में जो 14 दिन तक जो फसल को हम सुखाने के उद्देश्य से रखते हैं, उस कंडीशन में यदि कोई प्राकृतिक आपदा है, जैसे कि चक्रवात है, चक्रवाती बरसात है, या बेमौसम बरसात है, या ओलावृष्टि है, उस कंडीशन से यदि कोई लॉस होता है तो किसान भाई अपना व्यक्तिगत इंटीमेशन दर्ज करवा सकता है। उस व्यक्तिगत इंटीमेशन दर्ज करवा करके ही आप इसे प्रोसेस का लाभ ले सकते हैं। दावा राशि जो मिलती है आपको वो किसान भाई ले सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि आपको इंटीमेशन देना ही पड़ेगा। अब इस इंटीमेशन देने की क्या प्रोसेस है, क्या टाइम लिमिट है, उसके बारे में बात करते हैं। किसान भाई, आपको बताना चाहूँगा, देखो व्यक्तिगत स्तर पर यदि हम कोई किसी भी प्रकार से हम इंटीमेशन दे रहे हैं तो उसकी समय सीमा होती है कि 72 घंटे में आपको इंटीमेशन देना होता है। उस इंटीमेशन देने की क्या है, कहाँ कहाँ से किसान भाई इंटीमेशन दे सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले तो आपको एक जो इंटीमेशन देने की जो भारत सरकार के द्वारा जो संचालित रक्षक पोर्टल है, रक्षक कृषक के नाम से, कृषि रक्षक पोर्टल के नाम से, और जो उसका हेल्पलाइन नंबर है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, 14447 है। उस पर आप अपना इंटीमेशन दर्ज करवा सकते हैं। और या उसके अलावा जैसे क्रॉप इंश्योरेंस ऐप है, उस पर भी आप अपना इंटीमेशन दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा ये दो जो मैंने आपको बताया, जैसे कि एक तो टोल फ्री नंबर है कृषि रक्षक पोर्टल के नाम से, और एक जो बताया आपको हेल्पलाइन नंबर जो मैं 14447 के नाम से नंबर है, ये आप नंबर नोट कर सकते हैं। मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, 14447 यानी 14447। इस पे भी आप अपनी फसल का इंटीमेशन दे सकते हैं। यदि आपके लॉस हुआ है तो वो कब, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस बोलते हैं उसको, यानी फसल काट करके सुखाने के उद्देश्य से रख रखी है, और उस कंडीशन में कोई प्राकृतिक आपदा जैसे कि चक्रवात, चक्रवाती वर्षा, बेमौसम वर्षा या ओलावृष्टि हो गई है, तो उस कंडीशन में आपको वहाँ पे इंटीमेशन देना होता है।
इंटीमेशन देने के आपको बताया 2 तरीके मैंने अभी आपको, जैसे कि एक तो आपको टोल फ्री, ये जो कृषि रक्षक पोर्टल है इसके माध्यम से, इसका टोल फ्री नंबर बताया आपको मैंने उसके माध्यम से, और दूसरा एक और है किसान भाई क्रॉप इंश्योरेंस ऐप, फसल बीमा ऐप है, उसके माध्यम से भी किसान भाई खुद अपना इंटीमेशन दे सकते हैं। उसमें आपको अपनी बीमा पॉलिसी की आवश्यकता होती है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा बीमा पॉलिसी भी किसान भाई, उसमें आपने एंट्री करनी पड़ती है, आपको वो सब डिटेल भरनी पड़ती है, उसके आप इंटीमेशन दे सकते हैं। उसके अलावा किसान भाई और कहाँ से किसान भाई अपनी फसलों के क्षति का इंटीमेशन दे सकते हैं, तो आपके जो जिला स्तर पर या तहसील स्तर पर जो बीमा कंपनी के प्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से भी आप इंटीमेशन दे सकते हैं किसान भाइयों। और मैं आपको बताना चाहूँगा जो जिला स्तर पे या तहसील स्तर पे आपके जो कृषि विभाग के कार्मिक हैं उनको माध्यम से भी आप अपनी फसलों का इंटीमेशन दे सकते हैं किसान भाइयों। उनको सूचित करना आवश्यक होता है, लेकिन आपको बताना चाहूँगा किसान भाई, कोई भी जैसे इंटीमेशन दिया आपने, कोई सूचना उपलब्ध कम सूचना दे रहे हो तो उसको 7 दिवस में पूरा कंप्लीट करना आपको देना होता है। यदि आप उसको टाइम पे नहीं कर रहे हो तो वो आपको लेट हो जाओगे तो आपको हो सकता है सर्वे ना हो। इसलिए आपको बताना चाहूँगा कि हमको हर हालत में किसी भी कंडीशन में 72 घंटे के अंदर बीमा कंपनी को सूचित करना आवश्यक होता है। इंटीमेशन देने का जो समय होता है 72 घंटे होता है। प्राकृतिक आपदा होने के 72 घंटे के भीतर हमको इंटीमेशन देना ही पड़ेगा। उसके बाद में देंगे तो हो सकता है आपका सर्वे ना हो सकता है आपको परेशानी का सामना करना पड़े। इसलिए हमको परेशानी का सामना ना करना पड़े, आपको 3-4 मेथड आपको बताए मैंने, आपको जहाँ जहाँ से किसान भाई इंटीमेशन दे सकते हैं। एक तो जैसे कि कृषि रक्षक पोर्टल है, कृषि रक्षक पोर्टल के अलावा भी आपको मैंने बताया जैसे कि हेल्पलाइन नंबर बताया और क्रॉप इंश्योरेंस ऐप बताया, कृषि विभाग या बीमा कंपनी के प्रतिनिधि के माध्यम से हम लिखित में सूचना दे सकते हैं। और जो लोनी किसान भाई है वो बैंक के माध्यम से भी अपनी फसलों के लॉस का इंटीमेशन दे सकते हैं। उसके भी मैं आगे भी आपको और प्रोसेस बता देता हूँ। किसान भाई मैं आपको बताऊंगा कि आपने यदि 72 घंटे में कृषक के द्वारा पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं करवाई है तो आपको 7 दिन में पूर्ण सूचना जो निर्धारित प्रपत्र है उसको भर करके बीमा कंपनी को आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाना होगा। लेकिन यह जरूरी है कि आपने जो प्राथमिक प्राइमरी जो इन्फॉर्मेशन दी है, जो इंटीमेशन देना है वो 72 घंटे के अंदर ही देना पड़ेगा आपको। उसके बाद में दोगे तो हो सकता है कार्रवाई ना हो। अब मैं आपको बताना चाहूँगा जो किसान भाई लोनी किसान भाई है, यदि आपको बैंक के स्तर पे आपने इंटीमेशन दिया है तो सूचना जैसे कि बैंक स्तर पर यदि इस संबंध में कोई सूचना प्राप्त होती है तो किसान भाइयों फसल बीमित क्षेत्र प्रीमियम की कटौती की तिथि और उसका सत्यापन करते बीमा कंपनी को जो बैंक है वो उस प्रकरण को तुरंत प्रभाव से भेजेगा ताकि उसमें डिले नहीं हो। यदि जैसे बैंक समय पे बीमा कंपनी को इंटीमेट नहीं करेगा उसके हमारे पास में इतने इंटीमेशन आए हैं इस हमारे बैंक के ये किसान भाई है जिनकी फसल में नुकसान हुआ है और आप इनका सर्वे करवाएं, वो लिखित में जो भी उनका प्रॉपर फॉर्मेट है वो लिख के देना होगा उनको। यदि वो लेट करते हैं तो और उस कंडीशन में किसान भाई का क्लेम बनता है और वहाँ पे क्लेम रिजेक्ट होता है कि बैंक देगा, बैंक टाइम पे नहीं भेजेगा तो रिजेक्ट हो जाएगा, आगे जाकर फिर वो रिजेक्ट होगा, लेट देंगे तो रिजेक्ट होगा, रेट यदि वहाँ पे क्लेम बनता है लॉस होता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है किसान भाई, बीमा बीमा उसकी बैंक की होती है। जैसे किसान भाई मैं आपको बताना चाहूँगा किसी भी कंडीशन में जैसे कोई पोस्ट हार्वेस्ट लॉस हो गया तो उसके सर्वे करवाने के लिए मैं बताऊँगा आपदा के 48 आवर्स के बाद में बीमा कंपनी के द्वारा सर्वे उसकी सूचना सर्वे की सूचना सुनिश्चित करनी होती है। जैसे सर्वे का आकलन, जैसे आपके आज लॉस हो गया, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस हो गया और आपने इंटीमेशन दे दिया तो इंटीमेशन देने के बाद में अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन, ये गाइडलाइन का पॉइंट है किसान भाइयों, 10 दिन के भीतर आपका सर्वे होना चाहिए। सर्वेयर के द्वारा क्षति का आकलन 10 दिन के भीतर होना चाहिए किसान भाइयों। मैं आपको बताना चाहूँगा किसान भाइयों जो सर्वे होता है ये केवल ऐसा नहीं कि बीमा कंपनी के द्वारा ही किया जाता है। इस सर्वे में बीमा कंपनी के प्रतिनिधि के साथ साथ में जो सर्वेयर होता है उसके साथ साथ में कृषि विभाग के कार्मिक होते हैं। वो हो सकता है कि सहायक कृषि अधिकारी साहिवान हो या कृषि पर्यवेक्षक महोदय हो, कोई भी हो सकता है। साथ में इसमें कृषक भी होता है, संबंधित कृषक जैसे जो बीमित किसान है वो भी उस कमेटी का मेंबर होता है। इन तीनों की कमेटी, तीनों सदस्यों की कमेटी होती है और कमेटी ही इसका जो कि क्षति का आकलन करते हैं। इसमें किसान भाइयों को बताना चाहूँगा बीमा कंपनी के प्रतिनिधि और कृषि विभाग के कार्मिक और किसान भाई तीनों का जो साइन होता है उस पर जो फॉर्म होता है क्षति के आकलन का जो फॉर्मेट होता है उस पर तीनों का साइन होता है। अब किसान भाई दिक्कत क्या होता है, जैसे ये तो मैं आपको बता रहा था कि तो ये होता है
अब इसमें जॉइंट कमेटी होती है जो सर्वे क्षति का आकलन करती है। अब इसमें दिक्कत क्या होती है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं जो जानकारी दे रहा हूँ किसान भाइयों के लिए जो उपयोगी जानकारी वो बता रहा हूँ आपको। तो इसमें दिक्कत हमको कहाँ होती है, हमको किसान भाइयों को इसमें सावधान रहने की आवश्यकता होती है। जैसे जब क्षति का आकलन के लिए जो इसमें टीम आती है, कमेटी बैठती है, वहाँ पे जो सर्वे किया जाता है उस कंडीशन में जो फॉर्म होता है उसका, उसमें हम साइन करके, खाली फॉर्म पे साइन करके और दे देते हैं। और हम जो डॉक्यूमेंट, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि बीमा कंपनी के प्रतिनिधि के द्वारा मांगे जाते हैं या कृषि विभाग के कार्मिक के द्वारा जो डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, उसके कोई भी डॉक्यूमेंट हो, चाहे बैंक पासबुक हो, चाहे आपके जमाबंदी हो, चाहे उसके रिगार्डिंग जो भी उनके आवश्यक दस्तावेज होते हैं वो मांगे जाते हैं, हम दे देते हैं। और उस पर साइन करके, फॉर्मेट पर साइन करके हम लिख के दे देते हैं, साइन कर दिया हमने। अब उसमें दिक्कत क्या होती है कि हमारे सामने उसमें लॉस नहीं भरा जाता है। अब वो जैसे लॉस भरेगा बाद में जाकर के, वहाँ जैसे कृषि पर्यवेक्षक के भी साइन हो रखे हैं, या कृषि डब्ल्यू के या सहायक कृषि अधिकारी के साइन हो रखे हैं, आपके साइन हो रखे हैं, अब बीमा कंपनी के प्रतिनिधि ने साइन नहीं किए, वहाँ जाके वो बोलेगा हम घर जाके साइन करेंगे, वो बाद में जाके साइन करेगा। हो सकता है कि वहाँ पे लॉस आपके 90% हो रखा है और आपने खाली फॉर्म पे साइन कर दिए हैं। कृषि पर्यवेक्षक ने भी, कृषि पर्यवेक्षक या सहायक कृषि अधिकारी से भी बीमा कंपनी के प्रतिनिधि ने साइन करवा लिए हैं। अब उसके बाद में वो जब वो साइन करेगा, सबमिट करेगा, वहाँ पे आपके लॉस तो वहाँ दिखा रखा लॉस होना चाहिए था आपके, जैसे कि 1.5 हेक्टेयर में लॉस हुआ आपके और वहाँ पे 90% लॉस हुआ। अब वो वहाँ पे आपने वो 90% लॉस तो आपको दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे एरिया नहीं दिखा गया, एरिया का जो कॉलम है वो खाली छोड़ दिया गया है। तो उस कंडीशन में किसान भाइयों, वहाँ पे एरिया हो सकता है कि जो आपके एक्चुअल में जो एरिया हो वो ना दिखा करके कम दिखाया जा सकता है। हम उस प्रकार की समस्या में जूझे, बाद में हमको दिक्कत हो कि हम तो सोचे कि हमारे इतना परसेंट लॉस हुआ था, हमारे 2 हेक्टेयर ज़मीन में 90% लॉस हुआ था, हमको जो कि क्लेम मिला है वो बिल्कुल थोड़ा सा मतलब नाम मात्र मिला है। इससे कई किसान भाइयों की शिकायत होती है। किसान भाई मैं आपको बताना चाहूँगा, आप केवल एक किसान की शिकायत नहीं होती है, सैकड़ों किसानों, हजारों किसानों की शिकायत होती है। ऐसी दिक्कतें होती है कि जो दावा राशि का जो फॉर्म होता है वो बाद में भरा जाता है और उसमें एरिया बाद में भरते हैं और उस कंडीशन में किसान भाई को लॉस होता है। तो जो एरिया, आप जब भी साइन करो तो आप प्रॉपर फॉर्मेट भरने के बाद में साइन करिए और उस फॉर्मेट की कॉपी अपने पास रखिए, ताकि भविष्य में कभी कोई दिक्कत हो और आपका जो क्लेम, जो एक्चुअल में जो जेन्युइन जो क्लेम बनता है वो क्लेम नहीं मिलता है, तो उस कंडीशन में आपको पूरा क्लेम मिलना चाहिए। यदि कम मिलता है तो आप उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। भाई आपको प्रॉपर फॉर्मेट भरा होगा, आपके पास रिकॉर्ड रहेगा ना, आपके पास ये रिकॉर्ड है ना कि आपने इतने एरिया का बीमा करवाया था, इतने एरिया में इतना परसेंट लॉस हुआ है। क्योंकि वो केवल ऐसा भी नहीं है कि केवल अपनी मन मर्जी चलती हो, जैसे वहाँ पे लॉस 30% हुआ है और हम बीमा कंपनी के प्रतिनिधि को बोले कि नहीं आप इसमें 90% लॉस दिखाइए या 95% लॉस दिखाइए, ये हमको नहीं करना। और ऐसा कोई किसान भाई नहीं करता और हमको भी नहीं करना। हमको इस चीज़ ध्यान रखना, जो जेन्युइन है, यदि हमारे लॉस हुआ है, यदि 80%, 90%, 95% या 60%, 70% जो भी लॉस हुआ है अप्रोक्सीमेटली जो भी है, वो तीनों की सहमति से हो, वहाँ पे उसमें लिखा जाए और प्रॉपर फॉर्मेट भरने के बाद में आप किसान भाई साइन करें और प्रॉपर फॉर्मेट भरने के बाद में भी कृषि विभाग के कार्मिक उस पर साइन करें और बीमा कंपनी के साइन करने, प्रतिनिधि के साइन करने के बाद में आप उसकी कॉपी अपने पास रख लें, ताकि भविष्य में आपको हो सकता है उसकी आवश्यकता पड़े तो आपको दिक्कत ना हो। तो ये तो किसान भाई ने आपको बताया कि ये व्यक्तिगत आधार पे इस प्रकार के जो क्लेम मिलता है किसान भाइयों को, वो इस क्षति का आकलन किया जाता है। अब इसमें आपको मैंने जैसे पहले बताया, इंटीमेशन देना अति आवश्यक होता है। यदि आप इंटीमेशन नहीं दोगे तो हो सकता है कि आपका सर्वे नहीं होगा, फिर बाद में आप कंप्लेन करोगे कि आपका क्लेम नहीं मिला क्योंकि आप इंटीमेशन नहीं दिया। अब आपके चिंता के कई कई किसान भाई ऐसे होते हैं जो कि वो इस चीज़ के लिए जागरूक हैं और वो इस चीज़ को समझते हैं कि इंटीमेशन देना 72 आवर्स, जैसे कोई भी प्राकृतिक आपदा आई, कोई कोई भी दिक्कत हुआ, उसके 72 घंटे के अंदर उन्होंने इंटीमेशन दिया, उनको उनका सर्वे हुआ, टाइम पे सर्वे हुआ, लॉस हुआ, उनके लॉस दिखाया गया वहाँ पे और लॉस के लिए उसको फिर उनको क्लेम नहीं मिला, फिर आप बाद में आप कंप्लेन करेंगे कि आपको क्लेम नहीं मिला, आपको क्लेम नहीं मिला, क्योंकि आपने ऑलरेडी वहाँ पे दिक्कत ये कर रखी थी कि आपने टाइम पे इंटीमेशन नहीं किया। भाई आप किसी भी माध्यम से, जो 5-6 माध्यम है कंप्लेंट दर्ज करवाने के, इंटीमेशन देने के, उन किसी भी एक माध्यम से आप बीमा कंपनी को सूचित करते टाइम पे और बीमा कंपनी उसका तय निर्धारित समय पे सर्वे करवाती है। मैंने आपको बताया कि अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन 10 दिन में सर्वे होना चाहिए। तो इसके लिए जैसे सर्वे में डिले हो रहा है
तो आप उसकी कंप्लेन अपने नज़दीकी कृषि विभाग में कर सकते हैं या बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से कर सकते हैं, भाई हमको आपका सर्वे क्यों नहीं हो रहा है। जो भी उनके जो अधिकृत बीमा कंपनी के प्रतिनिधि है वो आपका सर्वे करवाएंगे उसके लिए। कई किसान भाइयों की समस्या रहती है कि कितने दिन में हमको क्लेम मिल जाएगा, तो मैं उसकी समय सीमा भी निर्धारित है किसान भाइयों, वो आपको बताऊंगा मैं आपको क्या कंडीशन होती है उसमें। जैसे कि आपको बताना चाहूँगा, फसल की पैदावार के आधार पर यदि व्यापक क्षति हुई है तो उस कंडीशन में किसान भाइयों को कितने दिन में क्लेम मिल जाता है। यदि बुवाई नहीं करवाई, प्रिवेंटिंग सोइंग है लागू हुई है तो उस कंडीशन में कितने दिन में किसान भाइयों को जो कि बीमा की दावा राशि मिल जाती है। और या जैसे पोस्ट हार्वेस्ट लॉस हुआ है तो उस कंडीशन में कितने समय में किसान भाइयों को दावा राशि मिल जाती है। तो हम एक एक करके बात कर लेते हैं किसान भाइयों। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे हम यदि क्रॉप कटिंग बेसिस पे बात करते हैं तो उसमें कंडीशन होती है किसान भाइयों की प्रीमियम राशि जो होती है, जो केंद्र आपके जो द्वारा जो प्रीमियम राशि दी जाती है, उसके अलावा जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि जो शेष प्रीमियम राशि बचती है कृषक राशि के अलावा, उसका जो 50-50% जो होता है वो बीमा कंपनी को केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर के देते हैं। अब उस कंडीशन में जैसे कि वो दोनों की जो इंस्टॉलमेंट्स है, वो जो निर्धारित इंस्टॉलमेंट है उनके, वो किसान भाइयों बीमा कंपनी को प्राप्त होने के बाद में से 3 उसका टाइम होता है। जैसे कि आज बीमा कंपनी को उसका जो कृषक हिस्सा राशि के अलावा जो प्रीमियम है केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने ट्रांसफ़र कर दिया है, तो उसके 3 सप्ताह के बाद में किसान भाइयों के बैंक खातों के माध्यम में, बैंक खातों में डीबीटी माध्यम से सीधा क्लेम वितरित किया जाता है। ये कौन से सिस्टम होता है किसान भाइयों, आपको बताना चाहूँगा। क्रॉप कटिंग बेसिस पे जो है अधिसूचित वो होता है ना, आपको बताया मैंने अभी, अधिसूचित क्षेत्र में यदि क्लेम बनता है, यानी फसल पैदावार के आधार पर यदि वहाँ पे लॉस हुआ है, गारंटी उपज से जो एवरेज जो प्रोडक्शन हुआ है वो कम हुआ है, ए वाई कम हुई है जी वाई से, तो वो उस कंडीशन में आपको क्लेम मिलता है। तो वो आपको बताना चाहूँगा, प्रीमियम जो बीमा कंपनी को प्राप्त हो जाता है उसके बाद में 3 सप्ताह में बीमा कंपनी क्लेम को वो डिसरेंट कर देती है। उसके बाद में किसान भाइयों दूसरा होता है जैसे कि निष्फल बुआई होती है। निष्फल बुआई में क्या कंडीशन होती है कि कितने दिन में किसान भाइयों को क्लेम मिलना चाहिए, मिल जाता है, और उसकी क्या कंडीशन होती है मैं आपको बताना चाहूँगा किसान भाइयों। जिसमें राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचना जारी होती है उसमें, और राज्य सरकार के द्वारा आज़ादी जैसे कोई उसकी खरीफ सीजन की बात करते हैं हम, क्योंकि ये प्रिवेंटिंग सोइंग खरीफ सीजन में लागू होती है, रबी सीजन में लागू होती नहीं है। और ये प्रिवेंटिंग सोइंग लागू हो गई है उस कंडीशन में अधिसूचना जारी होने के 30 दिन के भीतर किसान भाइयों, जैसे प्रिवेंटिंग सोइंग लागू हुई उसके 30 दिन के भीतर, और उसमें एक कंडीशन और 30 दिन के अलावा कि उसमें बीमा कंपनी को प्रथम इंस्टॉलमेंट जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो इंस्टॉलमेंट देंगे वो दोनों के द्वारा इसमें जो बीमा कंपनी को अनुदान की प्रथम किस्त प्राप्त हो गई है, तो उस कंडीशन में किसान भाइयों को 25% क्लेम राशि वो बीमा। उसके बाद किसान भाइयों पोस्ट हार्वेस्ट लॉस की बात करते हैं। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस में जो निर्धारित समय सीमा है उसमें आपका सर्वे हो जाने के बाद में जैसे 15 दिन के भीतर, जैसे उसमें सर्वे हो गया, क्षति का आकलन हो गया, और उसका जो सर्वे का जो फॉर्म वो सबमिट होने के बाद में 15 दिन के भीतर आपको क्लेम डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र किया जाता है बीमा कंपनी के द्वारा। उसमें कंडीशन होती है कि बीमा कंपनी को जो है कि उसकी जो प्रीमियम राशि है वो मिल जानी चाहिए, प्रीमियम राशि मिलेगी। और दूसरी कंडीशन वो है कि आपको 15 दिन का टाइम होगा, उसके अंदर अंदर आपको 15 दिन के बाद में आपको क्लेम का आपको आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। किसान भाइयों, ये मैं अभी आपको जो जानकारी दे रहा था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में जानकारी दे रहा था, इसमें हो सकता है मेरे से कुछ कमी रह गई हो, आपको कुछ लगता है कि आपको इसके अलावा कुछ और जानकारी चाहिए हो, तो आपको जो आवश्यक जानकारी लगेगी, जो आप चाहते हैं वो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम आपके कमेंट का स्वागत करते हैं, हम आपके सुझाव का स्वागत करते हैं। और आपको कुछ भी जैसे उसका नोटिफिकेशन, राज्य सरकार का नोटिफिकेशन चाहिए हो, चाहे वो गाइडलाइन चाहिए हो, या आपको सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन चाहिए, तो आप हमसे ले सकते हैं, हम आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय निकाला, हमको देखा सुना, और आपका क्या सुझाव लगता है, आपको अच्छा लगता है तो आप भी भारतीय कृषि पर जुड़े रह सकते हैं। और किसान भाइयों, आप भी यदि कोई जैसे कोई भी किसान भाई है, कृषि अधिकारी है, कृषि विभाग का कोई कार्मिक है, या कृषि विद्यार्थी है, कोई भी है आप, या किसान भाई है अच्छा तकनीकी यूज करते हैं खेती बाड़ी में, तो आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से दूसरे किसान भाइयों को भी
जागरूक कर सकते हैं। हम आपके विचारों का स्वागत करते हैं। आप कोई भी खेती बाड़ी की जानकारी हो, आप इस मंच के माध्यम से हजारों लाखों किसान भाइयों को दे सकते हैं जानकारी, ताकि सभी किसान भाई इसका फ़ायदा उठा सके। हम आप सभी का स्वागत करते हैं किसान भाइयों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने इतने देर तक मुझे सुना, और आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, आपका इसका फीडबैक आपका कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमको दे सकते हैं। सभी किसान भाइयों को राम राम। धन्यवाद किसान भाइयों, राम राम साहब।